क्योंकि आपने चंदे से लेकर तमाम एजेंसियों को अपने इशारे पर नचाया है। मैं हूं यासर मलिक। जैसे ईडी, आईटी, सीबीआई बकायदा इनके चरणों में पड़ी हुई है और उनके हिसाब से काम कर रही है। इनका टूल किट बन गई है, इलेक्शन टूल किट। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। नहीं, सुधांशु जी जैसे लोग जब इसका समर्थन करते हैं तो सुधांशु जी की विद्वता पे भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं। जैसे एंटायर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की धज्जियां उड़ा दी, तो वहीं पर अंजना उनका शब्द भी कांग्रेस की तरफ से बोलते हुए नजर आई। और वहीं शिवसेना गुट के उद्धव ठाकरे पार्टी से जो आई थी प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की हर तरफ से धज्जियां उड़ाई। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी हर तरफ से घेरते हुए नजर आए तो सुधांशु त्रिवेदी बौखला गए। आप ये पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। सुरेंद्र राजपूत ने बहुत ही शानदार तरीके से सुधांशु त्रिवेदी की बखिया उधेड़ी है, तो प्रियंका चतुर्वेदी ने भी उनको कहीं का नहीं छोड़ा। तो साथ ही साथ गोदी मीडिया की एंकर अंजना ओम कश्यप ने भी इस पर अपना हाथ साफ कर लिया। तो आप ये पूरी डिबेट जरूर देखिए। आखिरी चुनाव है ये। अगर बीजेपी सत्ता में आई तो फिर इस देश में चुनाव नहीं होंगे। यहाँ तो संविधान बदलने की तैयारी है, जिसका वो आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियों को बराबरी का प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने चंदे से लेकर तमाम एजेंसियों को अपने इशारे पर नचाया है। सुधांशु जी, देखिए, बीजेपी के बारे में पिछले 30-35 सालों से अनेक बार अनर्गल प्रचार किए गए। 90 के दशक में कहा गया आएंगे तो खा जाएंगे, फिर कहा गया आएंगे तो मल्टीनेशनल कंपनियों को भगा देंगे। हम आए भाजपा के दौर में इकोनॉमी और ग्रोथ की, फिर मोदी जी आएंगे तो खा जाएंगे, मुसलमानों को खा जाएंगे। आज स्थिति ये कि वो सबसे बेहतर स्थिति में आए। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये सच है, इन पार्टियों के मंसूबों के लिए ये आखिरी चुनाव साबित हो रहा है। वो सारी पार्टियां जो वास्तविकता में राजतंत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, केवल लोकतंत्र की कलगी लगाकर, इसे फिग लीफ कवर कहते हैं, उनको लग रहा है कि वो परिवारवादी राजतंत्र अब समाप्त होने की तरफ है। और मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, ये सारी पार्टियां वो जिन्होंने अपनी पार्टी का संविधान बदल रखा है। हमारी पार्टी के संविधान में लिखा है कोई व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रह सकता, परंतु इन सारी पार्टियों ने वो क्लॉज हटा रखा है, किसी ने अपनाया नहीं। इसलिए इवन आम आदमी पार्टी में ये क्लॉज था कि वो 1 बार ही रह सकता है अध्यक्ष, और अब उन्होंने 2021 में संविधान संशोधन करके हटा दिया। तो ये सारी पार्टियां अंजना जी वो हैं जो शी जिनपिंग मॉडल की तरह, जिसको चाहे वो ताजिंदगी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह सकता है, और लगभग सारी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनका परिवार ताजिंदगी है, या वास्तविक सत्ता का सूत्र उनके हाथ में ताजिंदगी है। तो संविधान वास्तविकता में खतरे में किसके आने से होने वाला है, ये सबको पता है। अब आते हैं उसके ऊपर लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर। तो मैं याद दिला देना चाहता हूं, आज सोनिया जी, राहुल जी जिस मुद्दे को लेकर मुचलके पे है, वो अक्टूबर 2013 में हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट पे, नेशनल हेराल्ड केस। हमारी सरकार नहीं थी, कनिमोझी और ए राजा, सारी बातें कोर्ट पे हुई। तो मैं पहली बात करूं कि सरकार ने कोई निर्णय लिया। 2011 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2010 में कलमाड़ी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2006 में शिबू सोरेन जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2000 में करुणानिधि जेल गए, 97 में लालू यादव जेल गए, 96 में जयललिता जेल गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994, राजीव गांधी पर आरोप लगा 1987, FIR हुई 1990। ये बताइए कौन था? ये तो जेल आते जाते रहे 30-35 साल में, और आज हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि साहब ये सब कुछ अब के बाद हुआ है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले कि एक लोकसभा बता दे जब इनकी पार्टियों के किसी न किसी नेता ने भ्रष्टाचार के किसी न किसी आरोप में कोर्ट के आदेश पे, इनकी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया था, सब कोर्ट के आदेश पे, कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटे हो, जांच एजेंसियों के चक्कर न काटे हो। इसलिए समझा जा सकता है जिन्होंने अपनी पार्टी में संविधान को ध्वस्त कर दिया है, जिन्होंने सदैव भ्रष्टाचार का साथ दिया है और आज तो इस सीमा तक है। मैं पूछना चाहूंगा सुरेंद्र राजपूत जी से और प्रियंका जी से, आपकी इंडी गठबंधन की साझेदार पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ने तो कहा है कि भारत का न्यूक्लियर जो वो है आर्सेनल, वो समाप्त कर देंगे। गजब है साहब, चाइना की न्यूक्लियर होने का स्वागत किया था उन्होंने 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ने। अब कहते हैं भारत के आणविक शस्त्र समाप्त कर देंगे, चूंकि हम, वाह, इधर भी आणविक ताकत उधर भी आणविक ताकत। सोचिए देश के लिए लोग क्या करना चाहते हैं। प्रियंका जी, आपके पास आते हुए
बीजेपी का ये कहना, और प्रधानमंत्री ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि पहले बीजेपी से डराते थे कि राम मंदिर के लिए कहते हैं राम मंदिर बनेगा तो यहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। अनुच्छेद 370 पर डराते थे कि अनुच्छेद 370 अगर हटा दिया तो कश्मीर में बवाल हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। अब चूंकि ये सब खत्म हो गया है तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी आई तो चुनाव ही नहीं हो पाएगा देश में, बीजेपी आई तो संविधान बदल जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। पीएम कह रहे हैं कि संविधान जिंदाबाद था, है, रहेगा। प्रियंका जी। तो दो चीजें कहूंगी। सबसे पहले प्रजातंत्र हट जाएगा तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आपको पता है अभी रशिया में चुनाव हुए थे, कुछ दिन पहले ही चुनाव हुए हैं, और 75% वोट या आई थिंक 85% वोट से पुतिन जीते थे। आपको पता है वहां पे चुनाव में क्या होता है, जो विपक्षी दल के नेता होते हैं उनको सबको हिरासत में कर दिया जाता है या उनको ऐसी सजा सुनाई जाती है कि उनकी हिरासत में ही मौत हो जाती है। पर इलेक्शन होता है तो एक होता है प्रजातंत्र में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना, एक होता है पुतिन स्टाइल इलेक्शन होना। और पुतिन स्टाइल इलेक्शन करने की ओर जो बढ़ रही है इंडिया, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। और मैं किन कारणवश बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तथ्य हैं। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की स्थिति है। कल प्रधानमंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमें सिर्फ 37% हमें इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के फंड्स मिले थे। अब ये देखिए 11,450 करोड़ है, और आपको यहाँ पे देख रहा होगा सैफरन में सारा है, भारतीय जनता पार्टी का लोगो है, उसमें है 6,566, 55% जो इनको चंदा मिला है, इनको मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं चलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड से पता तो चला किसको कितना मिला, कौन सी कंपनी ने क्या दिया। वो उनकी वजह से नहीं पता चला, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की वजह से नहीं पता चला। वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को पूरी तरीके से नॉन ट्रांसपेरेंट बनाने का जो काम हुआ था और नॉन ट्रांसपेरेंट बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस करने का काम हुआ था, वो इनकी सरकार ने किया था। सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ा, वहां पे भी ये दलील दी गई थी कि हम ये डेटा रिलीज नहीं कर सकते हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट की वजह से पता चल रहा है किस तरीके का क्विड प्रो को हुआ था। अब मैं दूसरी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती हूँ, किस तरीके से ईडी, आईटी, सीबीआई बकायदा इनके चरणों में पड़ी हुई है और उनके हिसाब से काम कर रही है। इनका टूल किट बन गई है इलेक्शन टूल किट। ये अमोल कीर्तिकर जी हैं, मुंबई के उत्तर पश्चिम से वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं। 9 बजे सवेरे उनका नाम डिक्लेयर होता है, 10 बजे उनके ऊपर ईडी का नोटिस आ जाता है। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में कौन सी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, इलेक्ट्रल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी को कौन चंदा दे रही है, जहां पे एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट यानी ईडी ने उनपे छापेमारी की है। 26 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने पैसे किसको दिए, भारतीय जनता पार्टी को दिए। अब एक और बताती हूं, क्योंकि ये बहुत सारे नाम ले रहे थे, इतिहास में नाम गिना रहे थे आप, तो ये इतिहास की जो करतूतें थी वो बदलने आए थे 2014 में, उसका सहारा लेकर अपना स्पष्टीकरण तो देने नहीं आए थे। ये दूसरा आपको उदाहरण दे रही हूं, 2014 से किस तरीके से 4 गुना इजाफा हुआ है ईडी इन्वेस्टिगेशन में, जिसमें 25 ऑपोजिशन लीडर्स जिन पे गंभीर आरोप लगे थे, 70,000 करोड़ के घोटाले से लेकर दाऊद इब्राहिम से लेकर इकबाल मिर्ची, सबका हवाला दिया था। वो सब जैसे ही इनके पास आए उनको गंगा नहा लिए वो, और 23 लोगों के ऊपर सारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई। तो लेवल प्लेइंग फील्ड जब डेमोक्रेसी में नहीं होता है, उसका परिणाम आप देख रहे हैं। पुतिन जैसा चुनाव होता है, जब पुतिन भी कहता मैं जीत कर आया, तो आने वाले चुनाव ऐसे ही होंगे। अब रही संविधान बदलने की बात, मैं आपको एक और चीज बता दूं, संविधान ना बदलकर भी नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, जो खुद बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सरकार चल रही है इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं। वो संविधान का हवाला देकर उन्होंने संविधान को ही तोड़ने का काम किया है। शेड्यूल 10 को दरकिनार कर उन्होंने ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो और अब इलेक्शन कमीशन हो, इन्होंने अपनी राजनीति की है। तो इनसे क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो हमने विपक्ष नहीं कह रहा था संविधान बदलेंगे, इनके जो भी चुनिंदा लोग हैं, नॉमिनेटेड एमपीज जिनको टिकट्स मिली हैं, सब जोर जोर से बोल रहे हैं, कर्नाटका के हो, राजस्थान के हो, महाराष्ट्र के हो, उत्तर प्रदेश के हो, सब ये बयान दे रहे हैं कि आप हमें 400 से ज्यादा दीजिए, हम संविधान बदलना चाहते हैं। अरे कोई उनसे पूछे संविधान क्या बदलना चाहते हैं, तब नरेंद्र मोदी जी आकर दूसरों पे दोष मढ़े, खुद गिरेबान में झांके ना क्या काम कर रहे हैं। ठीक है सुधांशु जी, इसके बाद जवाब दीजिएगा। सुरेंद्र राजपूत जी भी बोल दे, प्रधानमंत्री ने कहा ये जो आरोप लग रहे संविधान बदल देगी बीजेपी आएगी, तो कह रहे 25-30 साल से जनता को हमारे खिलाफ डराने का एक ही रिकॉर्ड है जो बार बार घूम रहा है, और कांग्रेस पर तो वो बहुत हमलावर थे। उन्होंने कहा कि सनातन विरोधी पार्टियों के साथ आखिर कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी हो गई है कि वो सनातन के खिलाफ इस तरह का बयान देते हैं लेकिन फिर भी उनसे चिपके रहते हैं।
तो समझना है कि मूल भावना जो इस देश का है उसके खिलाफ क्या कांग्रेस पार्टी जा रही है। ये पीएम का हमला है। प्रधानमंत्री जी का हमला कांग्रेस पार्टी के प्रति उनके डर को दिखाता है। पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री जी सत्ता में है और कांग्रेस पार्टी एक बार 44 में थी, इस बार 52-54 पर है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी को रात को सपने में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन आता है और वो लगातार झूठ, छल, कपट, प्रपंच कुछ भी करते रहते हैं कांग्रेस के खिलाफ। कभी उद्धव साहब के खिलाफ, कभी इंडिया गठ के नाम बाला साहब के खिलाफ, कभी शरद पवार साहब के खिलाफ। उसके बाद वो झूठी गारंटियों की बात करेंगे। और अंजना जी, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रति वो हमलावर रहते हैं, ऐसा लगता है कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी प्रतिपक्ष में है और कांग्रेस सत्ता पक्ष में है। आप इस चीज को देखिए कि आप कोई ऐसा आपने प्रधानमंत्री देखा हो आज तक इतिहास में जो प्रधानमंत्री अपने 10 साल के शासनकाल की तो कोई बात नहीं करेगा, या तो इतिहास की 2014 से पहले की बात करेगा या 2047 की बात करेगा। उनकी गारंटियों की तो आप तब मानेंगे ना, गारंटियां हैं उनकी। गारंटी बिल्कुल इस तरीके की छोटी सी बात एक बड़ा वो है कि एक तरबूज वाला बंबई में तरबूज बेच रहा था, कह रहे चीनी से भी मीठा तरबूज ले लो, चीनी से भी मीठा तरबूज। तो जब तरबूज देखा गया तो फीका था, तो उन्होंने कहा भाई तरबूज तो फीका है, तो क्या चीनी डाली इसमें? तो चीनी डालने के बाद मीठा होगा ना। तो प्रधानमंत्री जी ऐसे बेस्ट सेलर टाइप में है, ये फीके तरबूज को भी चीनी डाल करके बेचने वाले लोग हैं। इनकी गारंटी पर हम भरोसा करें तो तब करें जब इन्होंने पुरानी गारंटियां पूरी करी हों। इन्होंने अगर 2 करोड़ रोजगार दिए हों तो आप मान लीजिए इनकी गारंटी है। इन्होंने इन्होंने कहा था नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, अगर इन्होंने ऐसा किया हो तो मान लीजिए। अगर इन्होंने चीन को लाल आंखें दिखाई हो चाय पिलाने की जगह, झूला झुलाने की जगह, वो भी 19 बार, तो आप मान लीजिए कि भाई 4000 किलोमीटर हमने उनका कब्जा कर लिया होता, या हमारा जो था 1962 में जो हमसे चला गया था वो इन्होंने वापस ले आए होते, तो आप मान लेते गारंटी। किसान की आय दुगनी हो गई होती तो हम मान लेते मोदी जी की गारंटी। किसान का कर्ज और खर्च चौगुना न हुआ होता तो हम मान लेते मोदी जी की गारंटी। छुट्टा पशु उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी समस्या कि नहीं है, मेरी गारंटी है, मेरे को वोट दीजिए 22 में कह के गए थे कि साथ छुट्टा पशुओं की हम समस्या खत्म करेंगे। मान लीजिए अगर इन्होंने किया। अगर इन्होंने भ्रष्टाचारियों को धो पहुंच करके अपनी पार्टी में ना शामिल किया होता, अजीत दादा से ले लो, हसन मुश्रिफ से ले लो, हेमंता बिस्वा शर्मा से ले लो, मतलब एक सीरीज है लंबी, छगन भुजबल से ले लो, सभी लोगों को पहले ईडी के से डराएंगे, सीबीआई से डराएंगे, उसके बाद उनके ऊपर छापा मारेंगे, फिर 70,000 करोड़ का आप आरोपी बताएंगे, फिर उनको कहेंगे कि हम सारे भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी लेकर के कहती है हम दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी है। तो इस तरीके की भाषा का जब प्रधानमंत्री जी उपयोग करते हैं और सुधांशु जी जैसे लोग जब इसका समर्थन करते हैं तो सुधांशु जी की विद्वता पे भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं। जैसे एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले हो जाते हैं लोग, उसी तरीके की सुधांशु जी की भी विद्वता पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं कि भाई ऐसे लोगों को आप क्यों वो कर रहे हो, आप लोग कैसे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल बाईएस न्यूज को सब्सक्राइब करें। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। बाद उन पर भी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन को करनी पड़ी थी, नोटिस सुप्रिया श्रीनेत के साथ साथ उन्हें भी मिला था। तो तमाम पार्टियों में ये हालत है, लेकिन इतना अशोभनीय कि जिसको जुबान पर फिर से लाना भी मैंने तो कहा सारे राजनीतिक नहीं। अरविंद वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, 48 घंटे तक अब प्रचार नहीं कर पाए। सुरजेवाला, कैन आई रिस्पॉन्ड? सुरेंद्र जी, दो चीजें बड़ी। इलेक्शन कमीशन की किसी भी कार्रवाई को हम मानेंगे और उसके खिलाफ हम इलेक्शन कमीशन में भी पिटीशन डालेंगे बहुत स्पष्ट रूप से। और कौन लोग हमें समझा रहे हैं, हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हुआ हो, और जो मैंने सुना था उसमें तो कुछ भी गलत नहीं कहा था। सुरजेवाला जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि जाट की बहू है, तो बहू तो वो धर्मेंद्र जी की है ही है। पर हम इलेक्शन कमीशन पर कोई बात नहीं करते। हम तो इन लोगों से इतना पूछना चाहते हैं, साध्वी को ये लोग टिकट देते हैं जिसने दिल्ली के चुनाव में कहा था सुधांशु जी के मुंह में दही जम गई थी। प्रज्ञा ठाकुर जो हेमंत करकरे को श्राप देकर के मार रही थी, उसमें क्या नाम सुधांशु जी की जो है वो दही जम गई थी मुंह में। प्रधानमंत्री जी की बातों को तो हम इतनी बार दोहरा चुके हैं कि 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, शूरपणखा, ये सारी चीजें। लेकिन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जिस तरीके से होती है आप लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। कहते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है।
कहने वाले लोगों से हमें सीख लेने की आवश्यकता नहीं है। सुधांशु जी, पहले उस महिला को आप पार्टी से निकाल दीजिए, फिर हमें सीख दिया कीजिए। तो दोस्तों, आपने ये पूरी डिबेट देखी। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। 19 तारीख को लोकसभा इलेक्शन का पहला चरण होने जा रहा है, जिसको लेकर सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही है। तो वहीं पर भाजपा ने भी अपना एक घोषणा पत्र जारी किया और कांग्रेस पार्टी ने भी अपना एक घोषणा पत्र जारी किया। इसी पर डिबेट हो रही थी, आप लोग देखकर आए, आपने सुना होगा। तो जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी अपने घोषणा पत्र के बारे में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों के बारे में बता रहे थे, तो आपको क्या लगता है, क्या इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटियां दी है, क्या इस बार वो अपनी इन बातों पर को पूरा कर सकते हैं, या पहले की तरह जो गारंटियां दी थी उसी तरह ये भी गारंटियां कही जा सकती हैं? आप अपनी राय इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है और जो घोषणा पत्र में उन्होंने घोषणाएं की है, तो उसको लेकर आप क्या कहते हैं? क्या कांग्रेस अपने सभी वादे पूरे कर सकती है अगर वो सरकार सत्ता में आती है? तो इस बारे में भी अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये डिबेट देखकर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें ऐसे ही रोजाना की डिबेट देखने के लिए।